नमस्कार साथियों, अभ्यास क्लासेस में आज हम लेकर आए हैं सीटेट जुलाई 2024 के लिए पर्यावरण अध्ययन की एक महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें आपको मिलेंगे टॉप 25 एमसीक्यू जो एनसीईआरटी पे बेस्ड हैं और सीटेट में पिछले 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं उसमें। चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 है, अवशिष्ट प्रबंधन में 3R सिद्धांत शामिल है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, रिड्यूस, रिफॉर्म, रीसेट, रिड्यूस, रीगेन, रीयूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से एक से अधिक। तो प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। रिड्यूस का मतलब आप कम से कम यूज करें, जिनका अवशिष्ट प्रबंधन करने में हमें दिक्कत हो उस तरह की चीज़ों का, जैसे आप पॉलीथीन है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक है, मटेरियल्स है, इनका यूज कम से कम करें। उसके बाद इनका रीयूज करें। रिड्यूस के बाद आपको इनका जो है मैक्सिमम चीज़ों का रीयूज करना है और रीयूज के अलावा आपको रिसाइकिल भी करना है। तो तीनों चीज़ें की प्रक्रिया आपस में चलती रहती है, एक तरह से ये एक चक्रीय प्रोसेस है, सर्कुलर मोशन में ये काम करता है पूरा, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। प्रश्न नंबर 2 है, इनमें से कौन सी भारत की स्थानीय प्रजाति है? ऑप्शंस हैं वेल, नंबर 2 पे है सिंहमुख बंदर, नंबर 3 है पांडा, नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 2 का जो सही आंसर वो ऑप्शन नंबर 2 है, सिंहमुख बंदर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर, भारत के किस भाग में कांटेदार पेड़ और झाड़ियां पाई जाती हैं? ऑप्शंस दे रखे हैं पूर्वी, दक्षिणी, उत्तर पश्चिमी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, उत्तर पश्चिम। जहां पे एक तरह से रेगिस्तान जैसा एरिया पाया जाता है, उस एरिया में कांटेदार पेड़ और झाड़ियां पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 4 है, क्या आपने देखा कि ठंड के मौसम में आप घर में छिपकली नहीं देख सकते हैं? आपको क्या लगता है कि वे कहाँ चले गए हैं? इस तरह के जो प्रश्न हैं, जो थ्योरी बेस्ड प्रश्न है, स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न है, या कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट बेस्ड प्रश्न है, वो ज़्यादा आते हैं सीटेट में, तो इनका विशेष ध्यान रखना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, उत्परिवर्तन के लिए, हाइबरनेशन के लिए, पुनर्जन्म के लिए, ग्रीष्म निष्क्रियता के लिए। तो प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, हाइबरनेशन के लिए। क्योंकि ये जो छिपकली वगैरह जो जानवर हैं, आपके जो भी जीव हैं, जो कीट हैं, ये समतापी टाइप के हैं जीव, इसलिए इनको क्या होता है, जैसे ही ये मौसम ठंड का आता है, इनकी जो है क्रियाशीलता कम हो जाती है, एक्टिविटी कम करते हैं, उसी को हम बोलते हैं हाइबरनेशन। प्रश्न नंबर 5, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 21 मई, ऑप्शन 2 27 मई, ऑप्शन 3 5 जून, ऑप्शन 4 14 नवंबर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 5 जून। प्रश्न नंबर 6, प्रदूषण की कोटि या तीव्रता को कम करना या समाप्त करना है? बातन, एरोसोल, अवशोषण, उपशमन। तो प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपशमन। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जड़ों का समूह है? ऑप्शन है चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंद, मूली, हल्दी, गाजर, चुकंदर, मूली। तो प्रश्न नंबर 7 का जो है सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 गाजर, चुकंदर, मूली, ये सारी जड़ें हैं। बाकी ऑप्शंस में कहीं ना कहीं तनाव मिला हुआ है, जैसे चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक। अब इसमें देखो हल्दी और अदरक, इसमें शकरकंद, मूली, हल्दी, फिर हल्दी आ गई, तो कहीं ना कहीं जो है ऑप्शंस तीनों एक जैसे कौन से हैं? गाजर, चुकंदर और मूली। प्रश्न नंबर 8, हमारे देश के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है सुनवाई का अधिकार, दूसरा उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, तीसरा स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। आजकल इस टाइप के भी प्रश्न काफ़ी आ रहे हैं, उपयुक्त में से कोई एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो ऑप्शन इसका जो हो गया सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, यानी सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, ये दोनों हैं, लेकिन कौन सा नहीं है? स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार नहीं है। प्रश्न नंबर 9 है, ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का सिद्धांत है? वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात। तो प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 ज्ञात से अज्ञात। प्रश्न नंबर 10 है, एनसीईआरटी का ईवीएस का अध्याय 23 पोचमपल्ली पर आधारित है? वास्तविक स्थानों, वास्तविक घटनाओं, वास्तविक लोग व उनके अनुभव, वास्तविक चित्र। तो प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर पहला, वास्तविक स्थानों से रिलेटेड है, पोचमपल्ली। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री है? चलचित्र पट्टी, चार्ट,
एडिया स्कोप स्लाइड। तो प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 चार्ट। बाकी सब कैसे हैं? प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की उपयुक्त विधि है? संगोष्ठी और श्रुतलेख, श्रुतलेख और दत्तकार्य, संगोष्ठी और परियोजना, व्याख्यान और श्रुतलेख। तो प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 संगोष्ठी और परियोजना। ये शिक्षण विधि जो है आपकी ईवीएस में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। प्रश्न नंबर 13, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति निम्नलिखित में से किसमें मदद करती है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। पाठ्यक्रम भार कम करना, बच्चों को सार्थक अधिगम में मदद करना, वाल केंद्रित दृष्टिकोण का पालन करना और बड़ी संख्या में अवधारणाएं पेश करना, दी गई जानकारी और विवरण से सीखना, पाठ्यक्रम के भार को कम करना और विशिष्ट विषयों को पेश करना। देखिए ये ऑप्शन जो है पाठ्यक्रम के भार को कम करना यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन अगली आपको जो स्टेटमेंट में दिया है ऑप्शन नंबर 4 में दिया है कि विशिष्ट विषयों को पेश करना, जो कि गलत है कि हमें सारे जो है जनरल हों चाहे स्पेसिफिक हों सारे विषयों पर चर्चा करनी है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 ज़्यादा ठीक है, पाठ्यक्रम भार कम करना और बच्चों को सार्थक अधिगम में मदद करना। तो प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, क्योंकि हम एक तरह से फैसिलिटेटर ही होते हैं, सुगमकर्ता ही होते हैं, तो हम उनकी जो है सार्थक अधिगम में मददगार के रूप में काम करेंगे। प्रश्न नंबर 14 है, ईवीएस में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है, यानी जो भी आपके टूर होते हैं, एजुकेशनल टूरिज्म जो होता है उसका मूल उद्देश्य क्या है इसमें पूछ रहे हैं। बच्चों की ऊर्जा का विकास करना, छात्रों को हस्त गतिविधि आधारित अनुभव प्रदान करना, समाजीकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना को बढ़ावा देना। तो प्रश्न नंबर 14 का जो सबसे सटीक आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 छात्रों को हस्त गतिविधि आधारित अनुभव प्रदान करना। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 पे। एक परिवार एक इकाई है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन ऑप्शंस दे रखे गलत है, क्योंकि कई तरह के परिवार होते हैं और कोई परिवार को केवल एक ही प्रकार के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकता है। सही है क्योंकि एक आदर्श पारिवारिक आकार है। सही है क्योंकि ये सभी भारतीय परिवारों की तरह गलत है क्योंकि कथन में यह निर्दिष्ट होना चाहिए कि बच्चे जैविक हैं। देखिए प्रश्न नंबर 15 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 है। गलत है क्योंकि कई तरह के परिवार होते हैं और कोई परिवार को केवल एक ही प्रकार के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। और आदर्श परिवार जैसी कोई वो है नहीं, इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है कहीं भी आदर्श परिवार के बारे में। बाकी हम संयुक्त परिवार के और एकल परिवार के बारे में जरूर पढ़ते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16। ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए विषयों के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक उप विषय है? सब थीम कौन सी है वो बतानी है आपको। परिवार और दोस्त, भोजन, पशु, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो प्रश्न नंबर 16 आपको पता है ऑप्शन नंबर 3 सही है, पशु। बाकी सारी थीम है और पशु क्या है? सब थीम है। प्रश्न नंबर 17, अपने पर्यावरण अध्ययन वर्ग में एक समूह गतिविधि प्रारूप करते समय आप निम्नलिखित में से किस प्रकार विचार को ध्यान में रखेंगे? ऑप्शंस आपको पहले दे रखे हैं, स्टेटमेंट दे रखे हैं। ए है बच्चों के हितों को संलग्न करें, बी लड़कों और लड़कियों के लिए समान रूप से आग्रह करें, सी महंगी सामग्री का उपयोग करें, डी सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से आग्रह करें। तो ऑप्शंस आपके दिए हैं ए, बी और डी, ए, सी और डी, बी और डी, बी और सी। तो प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ए, बी और डी। महंगी सामग्री का उपयोग करें, ये कोई आवश्यकता इसकी नहीं है, कबाड़ से जुगाड़ से आप काम चला सकते हैं। बाकी बच्चों के हितों को संलग्न करें, लड़के और लड़कियों के लिए समान रूप से आग्रह करें और सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से आग्रह करें। प्रश्न नंबर 18, उपाख्यानात्मक अभिलेख में किन बातों से बचना चाहिए? मुख्य रूप से समस्यागत स्थितियों की पहचान करना, निर्णय के बयान करना, ताकत और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चों के हितों और संबंधों आदि के क्षेत्रों की पहचान करना। तो प्रश्न नंबर 18 का जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आ और बा। मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना और निर्णय के बयान करना, इन दोनों चीज़ों से आपको बचना चाहिए। प्रश्न नंबर 19, ईवीएस में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है केवल पर्यावरणीय समस्याओं के नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना, पर्यावरण संबंधी मुद्दों के लिए दूसरों को दोष देना, पर्यावरण के बारे में यथासंभव अधिक से अधिक तथ्य सीखना, भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की रक्षा के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना। तो प्रश्न नंबर 19 का आपको जो सबसे सटीक आंसर लग रहा होगा वो ऑप्शन नंबर 4 भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की रक्षा के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना। प्रश्न नंबर 20, ईवीएस शिक्षा का लक्ष्य है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। छात्रों को विशिष्ट पर्यावरणीय मूल्य निर्धारित करें,
पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति उदासीनता और अरुचि की भावना को बढ़ावा देना, जो कि हो नहीं सकता, ये तो यही गलत हो गया। छात्रों को पर्यावरणीय जिम्मेदारी और मूल्यों की अपनी भावना विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, मूल्यों की उपेक्षा करके केवल वैज्ञानिक ज्ञान और तकनीकी कौशल पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो सही आंसर बचता है आपका ऑप्शन नंबर 3, छात्रों को पर्यावरणीय जिम्मेदारी और मूल्यों की अपनी भावना विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रश्न नंबर 21, ईवीएस पर्यावरण को इस दृष्टि से देखता है, समग्र परिप्रेक्ष्य यह पहचानना कि विभिन्न पर्यावरणीय पहलू भौतिक, सामाजिक, आर्थिक कैसे परस्पर जुड़े हुए हैं। दूसरा है पूरी तरह से पृथक परिप्रेक्ष्य, विशिष्ट विषयों पर उनके संबंधों पर विचार किए बिना ध्यान केंद्रित करना। तीसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभावों को छोड़कर पूर्णतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर 4 है प्राकृतिक प्रक्रियाओं की अनदेखी करते हुए पर्यावरण पर मानव प्रभाव पर एकमात्र ध्यान केंद्रित करना। तो जहाँ पे एकमात्र है या केवल है, इस तरह के जो शब्द जो आ रहे हैं, ये एक तरह से नेगेटिव वर्ड होते हैं, वहाँ आप टैग वर्ड की मदद से उन ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 21 में सबसे जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर पहला ही है, समग्र परिप्रेक्ष्य यह पहचानना कि विभिन्न पर्यावरणीय पहलू भौतिक, सामाजिक, आर्थिक कैसे परस्पर जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 22, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 इस बात पर जोर देती है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा होनी चाहिए। अगर आप सीटेट का एग्जाम देने चाह रहे हैं तो एनसीएफ 2005 के बारे में आप जरूर पढ़ के जाएं, चाहे वो मैथ से रिलेटेड हो, चाहे आपका ईवीएस से रिलेटेड हो या भाषा से रिलेटेड हो, इससे जरूर क्वेश्चंस आते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 इस बात पर जोर देती है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा होनी चाहिए। ऑप्शंस हैं हमारे आसपास के वातावरण, प्रकृति, चीज़ों और लोगों के साथ बातचीत, क्रियाओं और भाषा दोनों के माध्यम से। दूसरा है केवल एनसीईआरटी और राज्य बोर्डों द्वारा तैयार की गई पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों द्वारा। केवल वर्ड आ गया तो ये यहीं से एलिमिनेट हो गया आपका। तीसरा है पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों में शामिल शिक्षक और विद्यार्थियों द्वारा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 22 में आपको सबसे सही जो आंसर है वो पहला ही है, जिसमें हमारी बात की गई है कि हमारे आसपास के वातावरण, प्रकृति, चीज़ों और लोगों के साथ बातचीत, क्रियाओं और भाषा दोनों के माध्यम से। सोशल मतलब इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो भी है हम अपने हाथों के द्वारा जो करके हम अनुभव कर रहे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, आंखों से देखकर, हाथों से छूकर चीज़ों को। पर्यावरण में यानी ईवीएस में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? दत्त कार्य, जांच सूची, अवलोकन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 23 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 3, अवलोकन। अवलोकन के आधार पे हम बहुत सारे वैसे मान लीजिए जैसे 5 पॉइंट तक देना है किसी को, 1 पॉइंट पे पुअर है, गुड है, बेटर है, बेस्ट है, इस तरह से हम लोग देते हैं, अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो वहाँ पे उस तरह की रेटिंग स्केल का इस्तेमाल होता है। प्रश्न नंबर 24, निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है? लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाना। ऑप्शन 2 है स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से सरल प्रारूपों का विकास करना। ऑप्शन 3 है विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान संप्रत्ययों के लिए क्रमिक रूप से तैयार करना। ऑप्शन 4 है विद्यार्थियों को उनके आस पड़ोस में उपलब्ध व्यावसायिक विकल्पों की ओर अभिमुख करना। तो पहला है लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाना, और ये ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सही आंसर है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का मेन उद्देश्य आपका यही है। प्रश्न नंबर 25, ईवीएस का विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दी गई समस्या का विश्लेषण करता है। विश्लेषण है क्या है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जैसे ए में दिया है प्रक्रिया कौशल, बी दिया है संज्ञानात्मक प्रक्रिया, सी दिया है उत्पाद कौशल और डी में लिखा है मनोसामाजिक कौशल। अब ऑप्शंस हैं केवल ए और बी। ऑप्शन 2 है ए, बी और सी। ऑप्शन 3 है ए, बी और डी। ऑप्शन 4 है बी और सी। तो प्रश्न नंबर 25 में आपको ये समझना है कि ये एक तरह से प्रक्रिया कौशल और संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। विश्लेषण कैसी है? प्रक्रिया कौशल है और एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। इसलिए प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल ए और बी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही वीडियो हम लाते रहेंगे सीटेट 2024 के लिए। बाकी आपको जो भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।